प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 के कैलकुलस में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे। आज हम लोगों का ये दूसरा लेक्चर है। पिछले क्लास में मैं आपको कुछ बेसिक बताया था रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में कि आपका पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, जो कि बिल्कुल ही क्लास 11 पे बेस्ड था, यानी कि वो आपका असमीकाएँ यानी कि इनइक्वलिटीज़ पे बेस्ड था। समझ गए बच्चों? तो मैं उसको जो बताया था वो आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में काफ़ी उसका यूज़ होगा, और सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में नहीं बल्कि आपका मैक्सिमम मिनिमा भी जब पढ़ेंगे तो उस समय भी उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है बच्चों? तो अब आज से हम लोग क्लास 12 का प्रॉपर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले एनसीईआरटी से कंप्लीट थ्योरी को पढ़ेंगे, इसके बाद इसके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, फिर इसके एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, और जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तब फिर हम लोग अदर बुक से भी पढ़ेंगे। तो मैं आपको विशेष करके बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और हम लोग अदर बुक से भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और इसको शुरू करने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक है? तो आइए। तो देखिए बच्चों, हम लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझना है, यानी कि वर्धमान और ह्रासमान फलन समझना है। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि बढ़ना, डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि घटना। तो यही बढ़ने और घटने से ही कुछ संबंधित है। तो एक ग्राफ से इसको समझा जाए, और ग्राफ हम लोग इस प्रकार से ले लेते हैं, y बराबर fx बराबर एक्स स्क्वायर। समझे? हम लोग इस ग्राफ के बारे में अभी चर्चा करते हैं। तो आप देखकर बताइए कि यह ग्राफ किस चीज का है। क्लास 11 याद कीजिए, हम लोग क्लास 11 में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे कि y बराबर एक्स स्क्वायर किसका ग्राफ होता है। यह आपका एक पैराबोला का ग्राफ है, और यह पैराबोला आपका अपवर्ड पैराबोला होता है, यानी कि इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ रहता है। इसके ग्राफ को हम लोग बनाते हैं। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ये भाई साहब x, y, x डैश, y डैश, और ये आपका हो गया 0। समझ गए? ये जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका fx बराबर एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है। ठीक, ऐसा कीजिए, इसमें कुछ पॉइंट्स को ले लीजिए। जैसे सपोज कि यह 1 है, ये 2 है, इस तरफ -1 है, ये आपका -2 है। हाँ, और अब x के अलग अलग मान के लिए हम लोग fx के मान को निकालते हैं। आइए x का अलग अलग मान लीजिए। x fx, x fx। हाँ, अब बोलिएगा सर कि आप दो जगह ऐसा क्यों बनाए हैं, दो बॉक्स क्यों बनाए हैं? तो इसके रीजन है, रीजन ये है कि मैं मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में इस ग्राफ में बनाऊंगा। हाँ, इस टेबल में मैं वैल्यू निकालूंगा,
और मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से जो आपका दाएं तरफ होगा उसके लिए मैं ये टेबल यूज करूंगा। यानी कि ये हो गया आपका, हाँ, ओरिजिन से, हाँ, लेफ्ट से हम लोग कहां तक आएंगे, ओरिजिन से। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लेफ्ट टू ओरिजिन, लेफ्ट टू ओरिजिन, और इसको क्या करेंगे, राइट टू ओरिजिन। हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं कि मूल बिंदु से बाएं की तरफ, और राइट टू ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से दाएं की तरफ हम लोग पॉइंट्स को लेंगे। तो आइए आप शुरू हो जाइए इस तरफ से, ठीक है। तो इधर आपका सबसे पहले पॉइंट क्या ले लीजिएगा, -2। तो -2 लीजिएगा तो fx आपका किसके बराबर है, fx आपका है x² के बराबर। तो x के जगह पे -2 रखिएगा तो -2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये आपका हो जाएगा 4। अब -2 और -1 के बीच में तो आपका कौन सा पॉइंट मिलेगा, आपका मिलेगा -3/2, यानी कि -1.5 है, समझ गए। -2 और -1 के बीच में आपको क्या मिलेगा, तो -3/2 यानी कि -1.5। और इस केस में जब आप fx का मान निकालिएगा तो -3/2 का स्क्वायर, तो आपका माइनस के स्क्वायर तो प्लस, फिर हो जाएगा 3 तिहाई 9 बटे 2 दूनी 4। फिर आप क्या कीजिए, -1 ले लीजिए। तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, तो 1। अब आप क्या ले लीजिए, तो -12, समझ गए। -1 और 0 के बीच में -12, तो -12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। फिर आप ले लीजिए 0, और जब 0 लीजिएगा तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, आइए अब इसमें भी देखिए। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग ओरिजिन से दाएं तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आप 0 ले लीजिए। यदि आप 0 लीजिएगा तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। फिर 0 और 1 के बीच में हाफ ले लीजिए, तो हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। फिर देखिए अब आप 1 ले लीजिए, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, तो 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1। आप 1 और 2 के बीच में 3/2 ले लीजिए। 3/2 का स्क्वायर कितना, 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4। और अब आप क्या कीजिए, तो अब आप ले लीजिए 2। तो 2 ले लीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हम लोग 2 टेबल को बनाए, समझ गए। ठीक है, 2 टेबल को बनाए। अब इसमें से आप क्या क्या देख पा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं जरा एक बार, हाँ, मैं आपको समझाता हूं कि देखिए ये जो वैल्यू है, यह जो x का मान है, x का मान पहले हम लोग लिए -2, फिर -3/2, फिर -1, -12, 0, यानी कि x का मान आपका -2 से किधर आ रहे हैं आप, 0 की तरफ, समझ गए। -2 से आप आ रहे हैं 0 के तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि आप x के मान को बढ़ा रहे हैं, समझ गए। x की मान को आप क्या कर रहे हैं, तो x की मान को आप बढ़ा, हेलो सर, हेलो सर, x के मान को आप क्या कर रहे हैं, तो x की मान को आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए तो इधर आपका क्या हो रहा है, fx का मान देखिए तो क्या हो रहा है, तो fx का मान देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9/4 है। तो 9/4 का मतलब 4 दूनी 8, 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। फिर यहाँ पर 1 है, 1/4 है, 0 है, यानी कि fx का मान 4 मोटा मोटी 2, फिर 1, फिर 1/4, फिर 0, यानी कि यदि आप fx की बात कीजिएगा तो fx आपका क्या हो रहा है, तो fx आपका घट रहा है, समझ गए। ठीक है, अब फिर अब यहां पर बात कीजिए। आप यहां पर देखिए तो x का मान 0, फिर हाफ, फिर 1, फिर 3/2, फिर 2,
यानी कि x के मान को आप बढ़ा रहे हैं, समझ गए। आप जो है x की मान को आप क्या कर रहे हैं, तो x के मान को बढ़ा रहे हैं, ठीक है बाबू। और fx का मान देखिए तो क्या हुआ, यहाँ पर 0 है, 1/4 है, फिर 1 है, फिर 9/4 है, फिर आपका 4 है, यानी कि fx का मान आपका, हाँ, कि fx का मान भी आपका क्या हो रहा है, तो fx का मान आपका बढ़ रहा है। तो बाबू हम लोग क्या देखें कि इधर जब हम लोग ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में थे तो x का मान बढ़ाने से, समझ गए। अब बोलेगा मास्टर साहब एक बात बताइए कि यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1.5 है, यहाँ पे -1 है, -8 आना है, 0 है, तो इधर x का मान बढ़ कैसे रहा है, समझ गए। x का मान तो घट रहा है क्योंकि 2 के बाद आपका 1.5 आ गया, 1.5 के बाद 1 आ गया, तो मैं कहूँगा नहीं बाबू x का मान बढ़ रहा है, क्योंकि आपका x जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उसका मान उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर 2 है लेकिन माइनस में है, यहाँ पर 1.5 है लेकिन माइनस में है, तो -1.5 आपका -2 से ज़्यादा बड़ा होगा। हाँ, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि x एक्सिस पे यदि आप x एक्सिस पे, समझ गए बाबू, x एक्सिस पे यदि आप बाएं से दाएं की तरफ आते हैं तो x का मान बढ़ता है, ठीक है। तो यहां पर x का मान बढ़ाने से fx का मान घटता है, यहां पर x का मान बढ़ाने से fx का मान बढ़ता है। तो इस तरह के जो फंक्शन है, समझ गए, इस तरह का जो है इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि x का मान बढ़ने से fx का मान घटेगा तो वह डिक्रीज करेगा, समझ गए। और यहां पर x का मान बढ़ने से fx का मान बढ़ता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि ह्रासमान फलन, और इसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि वर्धमान फलन, समझ गए। इस केस में देखिए, तो इस केस में x आपका 0 से छोटा है, x आपका निगेटिव है, यानी कि यहां पर x आपका क्या है, तो x आपका है <0, और यहां पर x का मान 0 से बड़ा है, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 है, समझ गए। तो हम लोग क्या एक मोटा मोटी आइडिया क्या समझे, अभी हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो पढ़ना चाह रहे हैं तो उसको मैं आपको बेसिक लेवल से समझा रहा हूं। हालांकि हम लोग लास्ट वीडियो में भी कुछ हम लोग जो है इनइक्वालिटी असीमिकाएं के बारे में पढ़े थे, हाँ, कि a और b का गुणनफल 0 से बड़ा है तो a भी 0 से बड़ा होगा, b भी 0 से बड़ा होगा, ऐसा कुछ हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है बाबू। तो अभी मैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का प्रॉपर डेफिनेशन से पहले मैं आपको सोचा कि एक्चुअल में होता क्या है, इसका मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं। तो आप देखिए कि ये फंक्शन, देखिए ये फंक्शन इस तरह से आ रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ये घट रहा है। यहां पर देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये बढ़ रहा है। तो ये आपका जो है, ये आपका मूल बिंदु से यदि आप बाएं की तरफ की बात करते हैं तो यह भाई साहब आपका है डिक्रीजिंग, यदि मूल बिंदु से दाएं की तरफ बात करते हैं तो यह आपका है इंक्रीजिंग, ठीक है। तो मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट दिया हूं, ठीक है बच्चों। तो आइए फिलहाल आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसका प्रॉपर डेफिनेशन को लिखते हैं।
ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन को लिखते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ सिंबल्स को यूज करेंगे। हाँ, क्या क्या यूज करेंगे सो देखिएगा। एक आपका होगा हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे SI से, और इसका जो हिंदी हो गया ये हो गया निरंतर वर्धमान। हाँ, इंक्रीजिंग के लिए तो इंक्रीजिंग ही रहेगा। हाँ, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं इंक्रीजिंग यानी कि वर्धमान, इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे इस तरह से, हाँ अपवर्ड एरो। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए सिर्फ SI लिखेंगे। डिक्रीजिंग यानी कि ह्रासमान, इसके लिए हम लोग एक एरो यूज करेंगे, डाउनवर्ड एरो। और फिर हम लोग एक यूज करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जिसके लिए शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग ST, यानी कि ये आपका हो गया निरंतर ह्रासमान। समझ गया? तो ये जो है ये कुछ सिंबल है जिसको कि हम लोग यूज करेंगे, और मैं आपके लिए पहले ही इसको लिख दिया। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम लोग इसका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का प्रॉपर डेफिनेशन से अवगत होते हैं। लेट I be an ओपन इंटरवल। हाँ, I आपका एक ओपन इंटरवल है। हिंदी में आपका क्या हो गया? माना कि I एक खुला अंतराल है। ठीक है, देन F is said to be, तब F को कहेंगे, क्या कहेंगे? नंबर 1 इंक्रीजिंग। हिंदी में ऑलरेडी यहां पर लिख चुका हूं, समझ गए, इसीलिए बार बार मैं इसका यूज नहीं करूंगा। इंक्रीजिंग इफ, हाँ इफ x1 लेस देन x2 implies fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू I। नंबर 2 यहां पे मैं लिख दिया हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो SI लिखेंगे, या मैं यहां पर पूरा ही लिख देता हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि SI इफ x1 लेस देन इक्वल टू लेस देन x2 implies fx1 लेस देन fx2 for all x1 x2 belongs to I। नंबर 3 डिक्रीजिंग if x1 less than x2 implies fx1 greater than equal to fx2 for all x1 x2 belongs to I। नंबर 4
strictly decreasing if x1 less than x2 implies fx1 greater than fx2 for all x1 x2 belongs to I। समझ गए? तो बाबू ये आपका जो है इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का डेफिनेशन है। अब बोलिएगा मास्टर साहब हमको तो कुछ नहीं आया समझ में, अब क्या कीजिएगा? तो मैं समझाता हूं अपने भाषा में। x का मान बढ़ेगा, हाँ, उसके वजह से fx का मान बढ़ा। बुझ गए? क्या बोले? x का मान बढ़ने से यदि fx का मान बढ़ता है तो इंक्रीजिंग होता है अपने भाषा में, और x का मान बढ़ने से fx का मान घटता है तो डिक्रीजिंग होता है। मैं तो आपको शुरू में बता दिया था ना जी। आज जो हम लोग स्टार्टिंग किए सेशन, मैं आपको एक एग्जाम्पल से ही तो समझाया था कि याद कीजिए, मूल बिंदु से बाएं तरफ जब x का मान बढ़ रहा था तो fx का मान घट रहा था, उसको हमने डिक्रीजिंग कहा था। फिर मूल बिंदु से दाएं तरफ जब x का मान बढ़ रहा था तो fx का मान भी बढ़ा, उसको हमने इंक्रीजिंग कहा। यह एक लेहमैन की भाषा में है। लेकिन बात यह है कि यहां पर हमने इंक्रीजिंग के साथ साथ एक जगह हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात की, डिक्रीजिंग के साथ साथ हमने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात की। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? हाँ, तो अब मैं आपको वो भी समझाता हूं कि इसके पीछे की क्या रीजन है। मुझे लगता है थोड़ा सा इसको हटा देने से लाइट ज्यादा आएगा। हाँ, चमकने भी लगा। ठीक है, अब ठीक है, प्रॉपर लाइट है। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ग्राफ से इसको कोशिश करते हैं समझने का। देखिए ग्राफ में आपको बताता हूं। हाँ, ये आपका x y x डैश y डैश, x y x डैश y डैश, कुछ ग्राफ से हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। x y x डैश y डैश, 0 मूल बिंदु, x y x डैश y डैश 0, और x y x डैश y डैश 0, ठीक है। तो देखिए कि मैं कुछ ग्राफ को बनाया हूं, समझे? और कहिएगा कि सर ग्राफ से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? तो ग्राफ से हम कुछ नहीं, बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं। यही ग्राफ जो है कि पूरा आपको क्या होने वाला है, समझ गए? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्या है, ये ग्राफ पूरा बता देगा। अब आइए ग्राफ पर एक एक करके चर्चा करते हैं, समझ गए बच्चों? देखिए तब आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप प्रभाकर सर के पास न पढ़ते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर करके रहेंगे। आपको थ्योरी से समझाएंगे, एग्जाम्पल से समझाएंगे, आपको ग्राफ से समझाएंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताएंगे, सब बताएंगे। देखिए इस केस में क्या है, ये वाला जो केस है, हाँ, एक एक करके मैं सारा केस को डील करता हूं। इस केस में देखिए फंक्शन का मान बढ़ा, समझ गए? फिर थोड़ी देर के लिए फंक्शन आपका कांस्टेंट हो गया,
समझ गए, क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी कि एकदम इस तरह से कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि आपका x का मान बढ़ने से fx का मान नहीं बढ़ रहा है इस वाले केस में। फिर ये आपका क्या हुआ, बढ़ा, यानी कि x का मान बढ़ने से fx का मान बढ़ा, बीच में थोड़ी देर के लिए x का मान बढ़ने से fx का मान नहीं बढ़ा, फिर x का मान बढ़ने से आपका fx का मान बढ़ा। तो ऐसे केस में इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग। समझ गए, क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग, यानी कि वर्धमान, ठीक है, वर्धमान। यहां पर देखिए, यहां पर लगातार x का मान बढ़ने से fx का मान बढ़ रहा है। समझ गए बाबू, क्या बोले, यहां पर लगातार x का मान बढ़ने से fx का मान बढ़ रहा है। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग तो है, बढ़ तो रहा है, लेकिन लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिसके लिए हम लोग SI शब्द का यूज करेंगे, यानी कि निरंतर वर्धमान। बाबू यहां पर देखिए, यहां पर x का मान बढ़ने से fx का मान घटता है, नहीं जी, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है ना, डाउनवर्ड है, तो x का मान बढ़ने से fx का मान घट रहा है, और बीच में कहीं एक जगह ऐसा भी हुआ कि x का मान बढ़ते रहा लेकिन fx का मान नहीं बढ़ा। तो आपका जो है ना, चूंकि x का मान बढ़ने से fx का मान घट रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग। और एक चीज आपको यह भी ध्यान में रहना है कि कुछ देर के लिए यह आपका कांस्टेंट भी हो गया था, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग, यानी कि ह्रासमान। यहां पे लगातार x का मान बढ़ते जा रहा है और fx का मान घटते जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि निरंतर ह्रासमान। समझ गए, निरंतर ह्रासमान। अभी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कभी बढ़ता है कभी घटता है, बढ़ता है घटता है। देखिए तो यहां से यहां तक तो बढ़ा, फिर यहां से यहां तक घट गया, फिर यहां से यहां तक बढ़ा, नहीं जी, क्या हुआ बाबू, बढ़ा, घटा, फिर आपका बढ़ा। जब ऐसा हो ना, तो इसको बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। समझ गए मैं क्या बोला बाबू, यदि कोई फंक्शन बढ़ भी जाता है घट भी जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। ये क्या कहलाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, न तो वर्धमान न ही ह्रासमान। समझ गए, न ही वर्धमान और न ही ह्रासमान, ठीक है। तो ये जो है कि मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने का कोशिश किया। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो बाबू अब मुझे लगता है कि अब आपका धीरे धीरे कंसेप्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्लियर हो रहा है। समझे मेरी बात को, ठीक है। तो आइए अब हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको एक एग्जाम्पल से समझें, ठीक है बाबू। तो आइए,
चलिए, तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है बाबू। और इस एग्जाम्पल की मदद से हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। तो एग्जाम्पल आपका है 7, एग्जाम्पल नंबर 7। Show that the function given by fx equal to 7x minus 3 is SI। समझ गए? अब जहां कहीं भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा ना, तो मैं उसके जगह पे लिख दूंगा SI, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा तो मैं लिख दूंगा ST। ठीक है, SI ऑन R। हिंदी में भी देखिए, मैं हिंदी में भी लिख दूंगा। तो हिंदी में क्या कहता है? कहता है दिखाइए कि प्रदत्त फलन fx बराबर 7x माइनस 3 R पर एक निरंतर वर्धमान फलन है। इस चीज को हम लोगों को दिखाना है। हाँ, ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है बाबू? तो क्वेश्चन है आपका fx बराबर 7x माइनस 3। ठीक है, और हम लोगों को दिखाना है कि यह आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि निरंतर वर्धमान फलन है। तो कैसे दिखाइएगा? आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है बाबू, देखिए इसी क्वेश्चन को जो है ना, अभी मैं एक मेथड से सॉल्व करूंगा, और आने वाले टाइम में यही क्वेश्चन को मैं फिर दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो दूसरा मेथड आपका इससे ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा इजी होगा। लेकिन बात यह है कि आपको हर तरह का कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है, तब जाकर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए बाबू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन, यानी कि दिया है, क्या दिया है बाबू कि fx बराबर 7x माइनस 3, और जो आपका जिस पे दिखाना है कि ये आपका SI है, वह आपका कंप्लीट रियल नंबर है। समझ गए? कंप्लीट आपका क्या है? रियल नंबर, यानी कि पूरे रियल लाइन पे ही आपको दिखाना पड़ेगा, पूरे रियल लाइन पे आपको दिखाना है। ठीक है, तो क्या कीजिए, इस तरह से लीजिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। उस रियल लाइन पे, आप रियल नंबर पे 2 पॉइंट आपने x1 और x2 लिया। इस प्रकार से, हाँ, एंड लेट x1 इज लेस देन x2, और आपने इस प्रकार से लिया कि x1 का मान x2 के मान से छोटा है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या है, यदि x1 का मान x2 के मान से छोटा है, और आपने दिखा दिया कि fx1 भी fx2 से छोटा है, तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो अब उस चीज को दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर x के बाजू में कितना है? 7 है, तो आप दोनों तरफ 7 से गुना कर दीजिए। समझ गया? इंप्लाइज 7x1 लेस देन आपका हो गया 7x2। ठीक है, फिर बाबू अब आपको क्या करना है? अब आपको 7x माइनस 3 लाने के लिए आपको माइनस 3 करना पड़ेगा। आप दोनों तरफ ही आप क्या कीजिए बाबू, हाँ, 3 को घटा दीजिए, 7x2 माइनस 3। और अब देखिए तो क्या हो गया, 7x1 माइनस 3,
7x माइनस 3 को यदि आपने fx कहा है तो ये भाई साहब आपका हो जाएगा fx1 लेस देन, यदि आपने 7x माइनस 3 को fx कहा है तो 7x2 माइनस 3 ये हो जाएगा x2। समझ गए? तो आपने क्या दिखाया, दैट इज आपने लेके चला था x1 लेस देन x2। समझ गए? x1 लेस देन x2 implies fx1 लेस देन fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r। यानी कि आपने जब r में रियल लाइन में जब 2 पॉइंट आपने लिया और जब x1 आपका x2 से छोटा था तो fx1 भी fx2 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ऐसे केस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैं जो अभी डेफिनेशन लिखा था ना, उस डेफिनेशन में आपका 2 नंबर पॉइंट ये है। क्या लिखिएगा, देयरफॉर fx इज SI। SI का मतलब क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। अच्छा बाबू, अब मैं चाहता हूं क्या, मैं चाहता हूं कि इसको ग्राफ से दिखाऊं, तब कैसे होगा। आइए एलिटर ग्राफ से दिखाइए। तो एलिटर y बराबर fx बराबर 7x माइनस 3 है, और आप क्या कीजिए, तो आप एक ग्राफ बना लीजिए। यह भाई साहब x, ये y, ये भाई साहब x डैश, ये y डैश, और ये मूल बिंदु 0। हाँ, जब x 0 लीजिएगा, x जब 0 तो y कितना मिलेगा जी, y 0 तो माइनस 3। सपोज कि 1 2 3 ये आपका माइनस 3 है, तो ये वाला आपको पॉइंट मिल गया। ठीक है, एक पॉइंट आपने ले लिया। फिर जब x 1 लीजिएगा, इधर ले लीजिए 1 2 3, जब x आपका 1 है तो 7 एकम 7, और 7 से 3 गया कितना, 4, y 4 हो जाएगा। 1 2 3 4, ये वाला 4, यानी कि 1 पे 4 आपको क्या मिला, ये पॉइंट। ठीक है, और फिर देखिए तो अब आपको और क्या मिलेगा, बल्कि ऐसे करके आप बहुत सारा निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि आपका लीनियर है ना, ये जो है आपका क्या है, आपका ये लीनियर है, रैखिक है। और आप जानते हैं कि रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वह आपका सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, सरल रेखा का ग्राफ के लिए हम लोगों को 2 पॉइंट सफिशिएंट है। 2 पॉइंट पे हम लोग सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को खींच सकते हैं। तो देखिए तो आपका किस प्रकार से हो गया, इसको मिला दीजिए इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन होगा। क्या कीजिएगा, मैं फ्री हैंड से मिला रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा कर्व जैसा हो गया, तो स्ट्रेट लाइन है, समझ गए। ये आप स्केल से मिलाइएगा, मेरे से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन आप इसे स्केल से मिलाइएगा। ठीक, तो बाबू ये जो है आपका क्या हो गया, ये y बराबर fx बराबर 7x माइनस 3। तो देखिए आपने क्या देखा, आप देखिए कि जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है, समझ गए, जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे, हाँ वैसे वैसे आपका जो है कि fx का मान बढ़ रहा है। आपने क्या देखा बाबू, आपने देखा कि जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे fx का मान भी बढ़ रहा है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही तो बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखिएगा, देयरफॉर fx इज SI। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको क्या किया कि मैं यहाँ पर आपको थ्योरी से समझाया, और फिर जो है मैं यहाँ पर आपको ग्राफ से भी समझा दिया, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है बाबू, तो चलिए अब हम लोग एक थ्योरी को पढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए,
चलिए तो आइए अब हम लोग एक थ्योरी पढ़ते हैं, और ये थ्योरी क्या है, तो ये आपका है थ्योरम 1। थ्योरम 1, लेट f be continuous on close interval AB and differentiable on the open interval AB, then number A, f is increasing in close interval AB if f dash x is greater than 0 for each x belongs to AB. Number B, f is decreasing in close interval AB if f dash x is less than 0 for each x belongs to AB. Number C, f is a constant function in close interval AB if f dash x बराबर 0 for each x belongs to AB। और मैं इसे हिंदी में भी लिख देता हूँ। क्या कहता है? कहता है कि मान लीजिए कि f अंतराल AB पर संतत और विवृत अंतराल AB पर अवकलनीय है, तब नंबर ए क्लोज इंटरवल AB में f वर्तमान है यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू AB के लिए f dash x ग्रेटर देन 0 है। नंबर बी क्लोज इंटरवल AB में f ह्रासमान है यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू AB के लिए f dash x लेस देन 0 है। और नंबर सी क्लोज इंटरवल AB में f एक अचर फलन है यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू AB के लिए f dash x बराबर 0 है।
समझ गए। तो आइए हम लोग क्या लिखे, एक बार इसको कोशिश करते हैं समझने का। कहता है कि f आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये जो कंटिन्यूअस है ये आपका क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। फिर लिखा हुआ है कि आपका वही फंक्शन f ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है। याद रहे ओपन इंटरवल को हम लोग खुला अंतराल बोलते हैं और टेक्निकली आप इसको बोल सकते हैं, हाँ, आप विवृत अंतराल। समझ गए। टेक्निकली आप इसको और क्या बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं विवृत अंतराल, या बेहतर होगा कि आप इसे खुला अंतराल ही बोले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो अब क्या कहता है कि f आपका क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, और हाँ तब कहता है कि आपका क्लोज इंटरवल में यह फंक्शन f आपका इंक्रीजिंग होगा यदि इसका डिफरेंशिएशन f डैश x का मतलब क्या हो गया, fx को एक बार आपने डिफरेंशिएट किया, यदि इसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 हो यानी कि पॉजिटिव हो, यह आपका डिक्रीजिंग होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। यदि आपका इसका डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 यानी कि निगेटिव हो, और यदि आपका इसको डिफरेंशिएट आपने किया और यदि यह 0 के बराबर हो जाए, तब उस चीज को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। समझ गए बाबू, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। ऐसे भी आप जानते हैं यदि कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे यदि आपका y बराबर 10 है तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 0 ही तो मिलेगा ना बाबू। तो ये चीज हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है, तो हम लोग सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ जो करेंगे तो इसमें हम लोग यूज करेंगे जो चैप्टर 5 में हमने पढ़ा है। चैप्टर 5 में, अध्याय 5 में आपने क्या पढ़ा है, आपने दो चीज पढ़ा था। एक आपने पढ़ा था रोले का थ्योरम, समझ गए, रोले प्रमेय, और एक आपने पढ़ा था मीन वैल्यू थ्योरम यानी कि माध्यमान प्रमेय। समझ गए, हम लोग दो चीज पढ़े थे। रोले के थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे कि फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल, और एक और कंडीशन था एफ ए बराबर ए बी। तीन कंडीशन था। आपने माध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम में आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। समझ गए। तो यहां पर क्लोज इंटरवल में यह फंक्शन कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में यह फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तब ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि एफ डैश सी बराबर हो जाता है एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। ये हमने हाँ चैप्टर 5 में पढ़ा था। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम में। तो यहां पर भी हम लोग वही यूज करेंगे। लिखिएगा, क्या लिखिएगा, चूंकि एफ इज सीटीएस का मतलब कंटिन्यूअस on close interval AB and F is DIFF differentiable on open interval AB. Therefore, by mean value theorem या लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, आप दोनों ही लिख सकते हैं। समझ गए। यहाँ पर MVT मतलब मीन वैल्यू थ्योरम या LMVT लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। देयर एग्जिस्ट C belongs to AB, ST का मतलब सच डेट एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। समझ गए, यही होता है एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। ठीक है, ये चीज हम लोग क्या कहें बाबू, तो ये चीज हम लोग पढ़े। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब आपका क्या मिलेगा, तो अब आपका मिला इस प्रकार से। समझिए आपका किस प्रकार से मिला। तो अब यहां पर आप ऐसे कर सकते हैं, एफ बी माइनस एफ ए बराबर ये दोनों गुना हो जाएगा यानी कि एफ डैश सी इंटू बी माइनस कितना हो गया, तो बी माइनस हो गया आपका ए। ठीक है, अब देखिए, तो अब आपको क्या करना है, तो अब आपको करना है ये कि यहां पर देखिए
कि आपका हम लोग अभी किसको सिद्ध कर रहे हैं, तो हम लोग सिद्ध कर रहे हैं ए नंबर को। और ए में क्या क्या है कि आप जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और ये जो आपका डिफ्रेंशिएशन है ये आपका 0 से बड़ा है, यानी कि ये जो भाई साहब है ये भाई साहब 0 से बड़ा है। तो अभ्यस्त बात है कि जब यही 0 से बड़ा हो गया और इसके बराबर है एफ बी माइनस एफ, ये भी 0 से बराबर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इंप्लाइज एफ बी माइनस एफ ए ग्रेटर देन 0। हाँ, इज, क्यों ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए क्योंकि हाँ इज एफ डैश सी इज ग्रेटर देन 0। समझ गए, ठीक है। तो अब आपका यहां पर क्या हो गया बाबू, हाँ अब आपका क्या हो गया, तो अब यहां पर जानते हैं, अब यहां पर आपका क्या हो गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ बी और एफ ए को आप इस तरफ लेते आइए, तो ये आपका क्या हो गया एफ ए। यानी कि आपका क्या मिला, दैट इज एफ ए लेस देन आपका क्या हो गया, तो एफ बी। ठीक है, एफ ए लेस देन आपका क्या हो गया, आपका हो गया एफ बी। ठीक है, तो अब देखिए आपका क्या है, आपका क्या है कि एफ आपका क्या था, इंक्रीजिंग इन ए बी। तो यहां पर इंक्रीजिंग का मतलब ए आपका जो है, यहां पर आप एक चीज ले सकते हैं, समझ गए, क्या ले सकते हैं, तो यहां पर एक चीज आप लिख लीजिएगा, लेट ए इज लेस देन बी। हालांकि ये नहीं भी लिखेगा तब भी आपका चलेगा, वो इसलिए भी चलेगा क्योंकि ए आपका किस तरफ है, तो ए आपका लेफ्ट साइड है और बी आपका किस तरफ है, तो बी आपका है राइट साइड में, तो ऑटोमेटिक आपका ए जो है छोटा है और बी आपका क्या है, बड़ा है। तो दैट इज आपने क्या देखा, दैट इज व्हेन ए लेस देन बी इंप्लाइज एफ ए लेस देन क्या हो गया, एफ बी हो गया। जब ए बी से छोटा है तो एफ ए आपका जो है एफ बी से क्या हो गया, छोटा हो गया। दैट इज x1 लेस देन x2। यदि आप पॉइंट की बात करें, x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 लेस देन fx2, जहां पर फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, समझ गए, आपका कितना, ओपन इंटरवल ए बी। क्या हो गया बाबू, जैसे यहां पर हमने ए और बी पॉइंट लिया था, तो उस पॉइंट को x1 और x2 में भी हम लोग दिखा सकते हैं। यानी कि जब x1 आपका x2 से छोटा है तो fx1 fx2 से आपका क्या हो गया, छोटा हो गया। और ऐसे केस में ये आपका क्या दिखाता, आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाता है। क्या लिखिएगा, तो देयरफॉर, समझ गए, देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग, हाँ f इज आपका इंक्रीजिंग। अब बोलिएगा सर यहाँ पर इंक्रीजिंग क्यों लिए, यहाँ पर तो आपका इक्वल टू तो है नहीं, जब इक्वल टू रहता है तब हम लोग इंक्रीजिंग लेते हैं ना। तो इसके पीछे के रीजन ये है कि आपने यहाँ पर कौन सा इंटरवल ले लिया है, आपने लिया है क्लोज इंटरवल, समझ गए। तो अब आगे से आपको ध्यान देना है, आगे से क्या ध्यान देना है कि यदि आपका ओपन इंटरवल रहे, सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरवल की बात करेगा तो आपको स्ट्रिक्टली क्या लिखना है, और यदि क्लोज इंटरवल दे दे तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग। और सेम चीज आपका डिक्रीजिंग के साथ भी होगा, यदि ओपन इंटरवल रहे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ में आपको स्ट्रिक्टली भी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जब आपका क्लोज इंटरवल रहे तो आपको लेना है इंक्रीजिंग, आपको लेना है डिक्रीजिंग, समझ गए बच्चों। तो इस तरह से एफ आपका क्या हो गया, इंक्रीजिंग, किसमें, इन ए बी, इन क्लोज इंटरवल ए बी। हाँ, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है बाबू, तो इस तरह से हमने क्या किया, तो हमने ए पार्ट को सिद्ध किया, समझ गए बाबू, हमने ए पार्ट को सिद्ध किया। इसी तरह से रिमेनिंग आपका जो बी और सी है, इस चीज को आप सिद्ध कर लीजिएगा। यानी कि ये जो आपका बी है ये आपका एस डब्ल्यू, जो सी है ये आपका एस डब्ल्यू रहेगा। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है बाबू। तो आइए अब हम लोग एक नोट लिखते हैं। रिमार्क्स, हाँ, रिमार्क्स का मतलब हो जाता है आपका टिप्पणी। क्या क्या टिप्पणी है, तो इस प्रकार से देखिए। नंबर 1, F is SI in AB if f dash x greater than 0 for all x belongs to open interval AB. Number 2, F is SD, SD का मतलब strictly decreasing in open interval AB if f dash x less than 0 for all x belongs to AB. और नंबर 3 होता है, हाँ समझ गए, नंबर 3 आपका है कि है ए फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, हाँ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, हाँ इन आर, आर का मतलब आपका क्या हो गया, तो आर का मतलब हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, हाँ इन ईच इंटरवल ऑफ आर। क्या लिखा बाबू, एक बात समझिए कि एक फंक्शन f है, वह ओपन इंटरवल ए बी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, समझ गए। यदि f डैश x ग्रेटर देन 0 ओपन इंटरवल के लिए आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, यदि जो डिफ्रेंशिएट किए या लेस देन 0 ओपन इंटरवल के लिए, और यदि आपका पूरे एक आपका इंटरवल दिया हुआ है, यूं कहें कि एक आपका रियल लाइन दिया हुआ है, तो उस रियल लाइन पे कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा यदि उसके जितने भी सब इंटरवल हैं उस पे वो फंक्शन इंक्रीज करे या फिर वो डिक्रीज करे, समझ गए। ये फंक्शन f विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इफ r, हाँ इन r इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन ईच इंटरवल ऑफ r, r के जितने भी इंटरवल होंगे उसके हर इंटरवल पे वो या तो इंक्रीज करे तो इंक्रीजिंग हो जाएगा या डिक्रीज करे तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, समझ गए बाबू। और आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, आइए एक क्वेश्चन को बनाया जाए। और ये क्वेश्चन आपका है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8, show that the function f given by fx बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x x belongs to R is strictly increasing on R। मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, तो हिंदी में ये आपका है इस प्रकार से, समझ गए। हिंदी में क्वेश्चन है
दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x x बिलोंग्स टू आर पर निरंतर वर्धमान है। ठीक है, इस चीज को हम लोग दिखाना चाहते हैं। ठीक है बाबू, आइए सॉल्यूशन क्या कहता है क्वेश्चन सो देखिए। कहता है कि एक फंक्शन आपका दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और दिखाना है कि आपका आर मतलब पूरा सेट ऑफ रियल नंबर, समझ गए, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर पे यह फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि SI है, यानी कि निरंतर वर्धमान है। आइए कैसे दिखाइएगा। गिवन क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है बाबू, एफ एक्स बराबर है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, समझ गए। तो देखिए अभी हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन को इसके पहले पढ़े थे, जैसे 8 नंबर एग्जाम्पल है ना, हम लोग 7 नंबर में पढ़े थे। तो 7 नंबर में आपका लीनियर था, समझ गए। जब लीनियर था ना तो हम लोग जो आपका फर्स्ट मेथड से बनाए थे, यानी कि दोनों तरफ पहले हमने 7 से गुना किया था, फिर हमने 3 माइनस किया था, तो उस मेथड से बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे आपका डिग्री बढ़ते जाएगा, एक्स का पावर बढ़ते जाएगा, तो उस मेथड से आपको दिक्कत होगी बनाने में। मैं आपको बोला था ना कि वही सवाल को हम लोग अलग मेथड से बना सकते हैं, तो उसी सवाल को हम लोग डिफ्रेंशिएट करके भी बना सकते हैं। जैसे मैं इस सवाल को बनाऊंगा और वो उससे ज़्यादा आसानी से बनेगा, लेकिन आपको सारा कंसेप्ट सीखना है बाबू। हाँ, ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ सीख लिए और जो और भी उसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट है वो आप सीख ही नहीं पाए, और इन केस आप आगे चल के हायर स्टडीज़ में जाते हैं, हायर क्लासेस में जाते हैं, तो आप वहाँ पर बुद्धू बन जाए। तो आपको बुद्धू नहीं बनना है, क्योंकि आप प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं। देखिए आप क्या कीजिए, ये डिफ्रेंशिएशन पे बनेगा, आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, तो 3 दूना 6x और 4 बाहर और x का 1। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए आप क्या कीजिए, तो अब आप इस प्रकार से कीजिए, इस दोनों से आप 3 को ले लीजिए बाजू में, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना बचेगा 2x प्लस 4, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर, इसको पूर्ण वर्ग बनाइए, हाँ परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अपने फालतू का 1 स्क्वायर क्या है, तो फालतू का 1 माइनस, हाँ 1 स्क्वायर माइनस कर दीजिए, प्लस 4, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर 3, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो गया, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और जो है यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर 3x माइनस 1 का स्क्वायर, ये माइनस 3 प्लस 4, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर 3x माइनस 1 का स्क्वायर, और 4 से 3 गया आपका क्या हो गया 1, समझ गए। तो अब हम लोग क्या है कि हम लोग एफ डैश एक्स को लिख दिए 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। हम बोले मास्टर साहब जब जो मन होता लिख लेते, कैसे काम चलेगा, तो काम चलेगा, हम बताते हैं क्या काम चलेगा। ये स्क्वायर देने से हम लोगों को एक फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि अंदर का चीज कुछ हो, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, लेकिन ये पावर आपका 2 पावर क्या कर देगा, तो 2 पावर उसको प्लस कर देगा। यानी कि ये जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब किसी भी हालत में क्या है प्लस है, और बाबूजी 3 तो किसी भी हालत में प्लस होगा, 3 किसी भी हालत में क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस इंटू प्लस, यानी कि ये पूरे भाई साहब आपका क्या हो गया प्लस हो गया, और उस प्लस में प्लस 1 जोड़ेगा तो बड़का प्लस, ढेर बड़का प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो यह तो आपका जो एफ डैश एक्स प्लस में मिला ना जी, पॉजिटिव मिला ना जी, यानी कि एफ डैश एक्स आपका बड़का प्लस हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर।
r का किसी भी मान के लिए f डैश x आपका क्या मिला, तो ये मिला पॉजिटिव। और आपने थ्योरी में क्या पढ़ा, आपने थ्योरी में पढ़ा था अभी, जिसको मैं मीन वैल्यू थ्योरम से सिद्ध किया था, कि यदि आपका ये f डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाता है, इस केस में आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। या यूं कहें कि मैं इस चीज को यहां पर लिखा हूं, समझ गए। यदि x के किसी भी मान के लिए f डैश x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। याद रहे बाबू, यहां पर मैंने क्लोज इंटरवल की चर्चा नहीं किया है। यदि क्लोज इंटरवल रहता तो यह फंक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग रहता। तो क्या करते, क्या लिखिएगा, देयरफॉर fx इज si फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन को दिखाना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और हमने इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा दिया। ठीक है, अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले और मैं देखता हूं कि अब क्या बचा। तो अब मैं यही कहूंगा बाबू, हाँ 1 घंटा का टाइम भी हो गया है, कि अब हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। फिर जो हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं पूरा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का बता दूंगा, और इसके बाद फिर 1 या 2 लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके सारे एक्सरसाइज को पढ़ ले, और इसके बाद फिर हम लोग अदर बुक से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।